नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज टोटल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं उनके लॉसेस से संबंधित। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया खुल के ताइवान के पक्ष में आ जाएगा, यूएस के पक्ष में आ जाएगा जो कि ताइवान की मदद करेगा उस समय, या फिर उस समय भी इंडिया न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल तो नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से अभी इंडिया का यूएस की तरफ टिल्ट है। तो क्या इंडिया खुल के लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तीसरे आर्टिकल में। क्वेश्चन है व्हाट आर द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग ट्रेंड ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया। हमारे देश में ड्रग अब्यूज़ जो बढ़ता जा रहा है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है ड्रग अब्यूज़ रोकने के लिए, ताकि इफेक्टिव ढंग से ड्रग अब्यूज़ के इशू को टैकल किया जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और देखो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल। रिंकू सिंह जो सेमिनार वाली स्पीच है ना, उसमें भी रिंकू सिंह का एग्जाम्पल मैंने दिया था। परजेवरेंस का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है रिंकू सिंह, कोलकाता नाइट राइडर्स का एक प्लेयर जो देखो 9वीं फेल है, मतलब 9वीं क्लास में ही फेल हो गया रिंकू सिंह। उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दी। एक नौबत ऐसी आ गई थी कि झाड़ू पोछा की जॉब मिली उसको एक ट्रेनिंग सेंटर में, घर घर जाके एलपीजी सिलेंडर सप्लाई किया, लेकिन हार नहीं मानी रिंकू सिंह ने। वो अपने लक्ष्य की तरफ लगा रहा, आखिरकार अपने आप को साबित किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को एक मैच में अद्भुत ढंग से जीत दिलाई। लास्ट के 5 गेंदों पे 5 6 मार के लगातार। तो रिंकू सिंह का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत आईपीएल में अपने आप को साबित किया। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ड्रग ट्रैफिकिंग यानी देखो इल्लीगल तरीके से दूसरे देशों से ड्रग्स हमारे देश में लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। देखो ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से ना हमारे देश को, समाज को हर तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ कंट्री जो है वो भी नष्ट हो जाता है। सोशल कॉस्ट, ऐसे ड्रग्स लाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं इंडिया में ड्रोन के थ्रू। अब बहुत से यूथ एडिक्ट हो जाते हैं उन ड्रग्स के, बाद में उनके पास पैसे नहीं होते ड्रग्स परचेज करने के लिए, तो वो फिर क्राइम करने लगते हैं। उसके बाद बहुत सारी देखो प्रोडक्टिविटी भी ख़राब हो जाती है। वही यूथ जो आज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते, तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। पॉलिटिकल फैब्रिक, मतलब अब जैसे देखो जो यूथ ड्रग्स का सेवन करते हैं उन्हें आसानी से भड़काया जा सकता है। जैसे कि आपको इंडिया से अलग होना है, उनका माइंड वॉश आसानी से किया जा सकता है, समझ गए। तो इलीगल ट्रेड जो है ड्रग्स का वो होता रहता है। और अब तो आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे डार्क नेट है, डार्क वेब है, मतलब वो वेबसाइट्स जो गूगल सर्चिंग में नहीं आती। टोर जो एक ब्राउज़र है, उनके माध्यम से उन वेबसाइट्स को सर्फ किया जा सकता है। मतलब इंटरनेट के गुमनामी के अंधेरे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। डार्क नेट, डार्क वेब। डार्क नेट में या फिर डार्क वेब में जो वेबसाइट्स होती है ना, वो गूगल सर्च में नहीं आती, तो वहाँ पे सारे काले काम होते हैं, जैसे कि खतरनाक केमिकल्स को बेचना, हथियारों को बेचना, सारे जो इलीगल काम है ना वो होते हैं डार्क वेब पर। तो ड्रग्स भी परचेज किए जाते हैं, बेचे जाते हैं डार्क वेब पर, और ड्रोन्स की सहायता से पाकिस्तान से ड्रग्स भेजे जाते हैं इंडिया में। बहुत सारे मैरीटाइम रूट्स हैं जिनके माध्यम से ड्रग्स भेजे जाते हैं इंडिया में। इंडिया ओपियम की देखो एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, बहुत सारे यूज़र्स हैं हमारे देश में जो ओपियम को कंज्यूम करते हैं। एक तो हमारे देश की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का रूल आया है तब से ओपियम की सप्लाई जो है अफ़गानिस्तान से इंडिया में इंक्रीज़ हो गई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ओपियम
का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंजप्शन होता है। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट जाते हैं बहुत सारे, कसोल वगैरह जो जगह फेमस है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे ड्रग कंजप्शन ज़्यादा होता है। और पंजाब में तो ड्रग प्रॉब्लम इंक्रीज़ हुई है पाकिस्तान की वजह से, ये डेटा कहता है। गुजरात तीसरे नंबर पे आता है हमारे देश में, जहाँ पे ड्रग ओवरडोज की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। ये थोड़ा सा डेटा भी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल सी रूट्स के थ्रू 70% इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। और ड्रग जो सिंडिकेट हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, वो लगातार इंडिया में इलीगल तरीके से ड्रग्स जो हैं वो भेजते रहते हैं। रीजंस क्या हैं इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग के? एक तो देखो इंडिया की लोकेशन कैसी है, बीच में पड़ती है। इस साइड है गोल्डन क्रेसेंट, ये चांद का जो निशान है ना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे ड्रग्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, इलीगल सप्लाई यहाँ से होती है ड्रग्स की। और इंडिया के ईस्ट में है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में देखो ये सारे देश आते हैं यहाँ पर, जैसे लाओस, कंबोडिया, बर्मा यानी म्यांमार। तो यहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ड्रग्स की सप्लाई होती है। और ये जो बॉर्डर्स हैं ना, काफ़ी पुअरली गार्डेड बॉर्डर्स हैं। जैसे इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, जैसी सिक्योरिटी देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वैसी सिक्योरिटी इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे नहीं है। तो ड्रग्स को वहाँ से यहाँ पर भेजना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है, हमारे देश में देखो ड्रग्स की डिमांड भी है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तो रिक्रिएशनल पर्पजेज़ के लिए यानी मज़े के लिए या फिर मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए ड्रग्स की डिमांड ज़्यादा है। कोकीन, मैरिजुआना, इन सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मुंबई, दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। नेक्स्ट, हमारे देश में लोगों में अवेयरनेस भी काफ़ी कम है ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में। मतलब ड्रग्स का गलत इस्तेमाल होता है। जैसे देखो कोई ड्रग है, वैसे खांसी के लिए है, अब उसका इस्तेमाल होने लगा है नशा करने के लिए, या फिर नींद की दवाई है, मतलब पेन किलर है कोई, उसे नींद की दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग ज़्यादा लेने लगते हैं ताकि उन्हें टेंशन होती है, लगातार वो सोच के। तो ड्रग एब्यूज़ हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद है करप्शन। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका देखो ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ में ना अलायंस देखने को मिलता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि पुलिस वालों को पता है कौन ड्रग सप्लाई करता है, कहाँ पे ड्रग बिक रहा है, फिर भी वो कार्रवाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो उनको मंथली जाता है, वीकली जाता है, पैसा उनको मिलता रहता है, इस वजह से वो रिश्वत लेके ये सब होने देते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या है ड्रग ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करने में। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, डार्क नेट और ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल होने लगा है ड्रग्स की सप्लाई के लिए। नेक्स्ट चैलेंज ये है, हमारे देश में ना ड्रग एब्यूज़, ड्रग एडिक्शन, इन सबको ना बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि ओहो तुम ड्रग्स लेते हो, मतलब समाज उसे बहुत ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। हमें ना उन्हें विक्टिम के तौर पे देखना चाहिए कि उन्हें हेल्प की आवश्यकता है। तो ड्रग एडिक्टर्स के साथ में स्टिग्मा अटैच होता है, इसलिए वो सोसाइटी में आते ही नहीं है। मतलब आपने देखा होगा अक्सर जो ड्रग एडिक्टर्स हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बताते भी नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। तो इस बारे में अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अलग अलग एजेंसीज के बीच में, अलग अलग जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़। अगर देखो किसी की ड्रग्स को छुड़वाना है तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, बट हमारे देश में ना रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ की कमी है, इस वजह से कम लोगों का इलाज हो पाता है जो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं, सभी लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब कई बार देखो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करना चाहती हैं, बट ऊपर से पॉलिटिकल लीडर्स आदेश दे देते हैं कि आप मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। जैसे ही ड्रग की खेप पकड़ी, पॉलिटिशियंस का फ़ोन आ जाता है कि आप इसे छोड़ दीजिए, अपराधियों को छोड़ दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत होती हैं।
अब क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड में क्या है? सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलने चाहिए जनता को एजुकेट करने के लिए कि ड्रग अब्यूज से क्या नुकसान है। इसके बाद दूसरी चीज़, सरकार ज़्यादा फंड्स एलोकेट करे ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करवाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रग्स को छोड़ के उनका इलाज हो सके समय रहते। नेक्स्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत करने की आवश्यकता है। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो ड्रग्स को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं, जैसे कि कस्टम डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर स्टेट पुलिस, इनको मजबूत करो, इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स दो, ताकि वो बेहतर ढंग से ड्रग्स को पकड़ सकें, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोक सकें। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को दूसरे देशों के साथ भी ज़्यादा अच्छे से काम करने की आवश्यकता है, खास करके हमारे पड़ोसी देश जहाँ से ड्रग्स की सप्लाई होती है। टाइमली इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर हो तो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि देखो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है ना, वहाँ पे ड्रग्स का अब्यूज़ ज़्यादा होता है। तो इनको एड्रेस करना इतना आसान नहीं है, बट सरकार इनको जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉज और रेगुलेशंस को मजबूत कर सकती हैं, जैसे कि देखो जो ड्रग ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगे, इस प्रकार का प्रोविज़न सरकार कर सकती है। अब एक दो और भी पॉइंट है लास्ट में, कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाओ। मतलब जैसे ही किसी मोहल्ले में कोई ड्रग वगैरह लेता है तो लोकल कम्युनिटी का साथ लिया जाए अथॉरिटीज़ के द्वारा उस पर्सन को रोकने के लिए कि वो ड्रग का सेवन ना करे। जैसे अगर देखो आपके आस पड़ोस में कोई ड्रग का सेवन करता है तो आपके पूरे मोहल्ले को पता है कि वो ऐसा करता है, तो आपका मोहल्ला जो है वो आगे आ सकता है उस पर्सन को रोकने के लिए कि आप ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए ताकि सर्विलेंस इंक्रीज़ हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ड्रोन वगैरह के माध्यम से जो ड्रग्स की सप्लाई होती है वो ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वे फॉरवर्ड में। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनीज हैं उन्हें कहा जाता है डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। मतलब ये जो कंपनीज है ना डिस्कॉम वाली, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट है या फिर हरियाणा में कोई थर्मल पावर प्लांट है, पानीपत में है फॉर एग्जांपल, वहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वहाँ से लेके कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिन्हें कहते हैं डिस्कॉम। अब जब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुँचाती है ना, इनके ना बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। ये लॉसेस होते हैं AT&C लॉसेस, टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस जैसे कि देखो रेसिस्टेंस ज़्यादा आ गया तार में, इक्विपमेंट्स जो हैं वो पुराने टाइप के हैं, लीकेज हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, समझ गए? तो ये हैं टेक्निकल लॉसेस। कॉमर्शियल लॉसेस जैसे कि देखो किसी ने इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर ली, कुंडी लगा ली, गलत तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चुरा ली, तो ये है कॉमर्शियल लॉसेस। मीटर लगा हुआ है लेकिन बिल नहीं आ रहा, ये एक और एग्जांपल है कॉमर्शियल लॉसेस का। तो ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को AT&C यानी टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब इतनी तो कमाई नहीं हो रही, लॉसेस की वजह से नुकसान हो रहा है। तो मार्केट से डेट उठाना पड़ा, कर्ज उठाना पड़ा, जो कर्ज उठाया है उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बहुत सारे कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं ये डिस्कॉम्स यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। अब देखो प्रॉब्लम्स और भी हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि देखो काफ़ी सारे राज्यों में ना टैरिफ रिवाइज नहीं किया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, बट पॉपुलिज्म के चलते यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है वो जनता को नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से दिक्कत ये आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो देखो बहुत सारे घाटे में हैं, वो समय रहते पेमेंट नहीं कर पाती,
मतलब जहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी परचेज की है, पॉइंट ऑफ जनरेशन, अब उनको तो पेमेंट करनी है ना टाइमली, ताकि वो फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी खरीदी है तो वो समय पे कोयला वगैरह परचेज कर सकें। जो हाइड्रो पावर अगर परचेज की है तो वो भी अपने प्रोजेक्ट पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है उस पर इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में चलती हैं तो ये पेमेंट कर ही नहीं पाती। बट देखो अब राइटर ये कहते हैं 11th इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग रिपोर्ट ऑन डिस्कॉम जो आई, इसमें ये बोला गया डिस्कॉम की जो कंडीशंस है ना अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। ये बात सच है कि डेट ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर, लेकिन ये बात भी सच है कि उनके ऊपर जो कर्ज है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। पहले एक दिक्कत देखो ये आती थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स सब्सिडी अनाउंस करती थी इलेक्ट्रिसिटी पर, बट सब्सिडी का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को काफ़ी देरी से दिया जाता था। बट देखो 2021-22 के लिए विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दी गई जनता को, वो सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स ने दे दिया और पिछला जो बैकलॉग है वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स क्लियर कर रही हैं। ये अच्छी चीज़ है। जैसे देखो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट शो की है सब्सिडी को डिस्पर्स करने में। अब और भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग मीटर से चोरी कर लेते थे ना, उनके लिए डिजिटल बिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब काम किए जा रहे हैं ताकि पेमेंट्स कलेक्ट करना आसान हो सके। पहले क्या होता था, फिजिकल बिल जनरेट होता था, लोग देने नहीं आते थे। अब उनके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बिल देने जाने के लिए भी कोई बंदे की ज़रूरत नहीं है, मैसेज में, व्हाट्सएप में बिल पहुंच जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव किए गए हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो अकाउंटिंग है वो अच्छे से हो सके। लेट पेमेंट के लिए सरचार्ज रूल्स आए हैं, लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स 2022। इन रूल्स ने भी डेटरेंस पैदा की हैं लोगों में कि जल्दी बिल देना ज़रूरी है, अदरवाइज सरचार्ज लग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो मेनली यही सारे पॉइंट्स हैं देखो इस आर्टिकल में। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल तो इसे नहीं कह सकते, मतलब जो भी 4-5 पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इम्पैक्ट ऑफ ताइवान चाइना रिलेशंस ऑन इंडिया। देखो वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी ये है, चाइनीज सरकार की पॉलिसी, कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। दो चाइना नहीं है, एक ही चाइना है, लेजिटिमेट चाइना जो मेनलैंड चाइना है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और ताइवान चाइना का पार्ट है। ये है वन चाइना पॉलिसी। अब आजकल ना चाइना ज़्यादातर देशों के साथ जो डील कर रहा है ना, वहाँ पे एक फैक्टर जो मैटर करता है वो है वन चाइना पॉलिसी। यानी चाइना किसी के साथ ट्रेड करता है, चाइना बोलता है आप इस पॉलिसी को मानते हो या नहीं मानते हो, दूसरा देश बोलता है कि हम इस पॉलिसी को मानते हैं, तभी चाइना उसके साथ ट्रेड करता है। मतलब विभिन्न देशों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में वन चाइना पॉलिसी रोल प्ले करती है। चाइना वन चाइना पॉलिसी मनवा लेता है दूसरे देशों से, तभी दूसरे देशों के साथ डील करता है। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट देखो ये हो रहा है, आने वाले दिनों में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो चाइना के पास में ना मोरल एज रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर देश तो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। चाइना बोलेगा ये हमारा अंदर का मामला है, क्योंकि ताइवान चाइना का पार्ट है, आप भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हो, आपने ऑलरेडी ये मान के रखा है ताइवान चाइना का पार्ट है, तो ताइवान के साथ जो भी हम कर रहे हैं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। तो उस समय चाइना के पास में ना एक मोरल एज होगा। इसीलिए चाइना आजकल वन चाइना पॉलिसी पे काफ़ी फोकस कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है ये कि ताइवान के ऊपर अटैक करना है। अब देखो इंडिया की बात करें, अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया की उस समय क्या सिचुएशन रहेगी? देखो वैसे पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो टिल्ट है वो यूएसए की तरफ ज़्यादा हो गया है, समझ गए? तो चाइना ये एज्यूम कर रहा है कि कहीं ना कहीं उस समय इंडिया शायद न्यूट्रल ना रहे। पहले इंडिया ना न्यूट्रल रहा करता था, बट अब इंडिया को खतरा है चाइना से।
बॉर्डर पे सिचुएशन खराब है, इंडिया का टिल्ट ऑलरेडी यूएस की तरफ ज़्यादा है। यूएस को भी ये लगता है, मतलब यूएस को श्योर नहीं है पूरी तरह से कि उस समय अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया क्या पूरी तरह से साथ आएगा हमारे या नहीं आएगा। पूरी तरह से साथ आने का मतलब ये है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना यूएस को। जैसे देखो, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार किया तो यूएस और यूएस के अलाइ कंट्रीज ने एकदम से हथियार भेज दिए, वहां की सेना को ट्रेन कर दिया। लेकिन चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है ना, तो इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे यूएस के पास उस समय ताइवान के सोल्जर्स को और ज़्यादा ट्रेन करने के लिए, एकदम से हथियार भेजने के लिए। क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया ना, तो पहला वार चूंकि चाइना कर रहा है, सारी जो ताइवान की यूजफुल एसेट है ना, जैसे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा पहले वार में चाइना। तो ताइवान और यूएस के पास ना पहले से ही एक ना प्लान तैयार होना चाहिए कि कल को चाइना ने अटैक किया तो उस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन कैसे होगा। तो उस सिचुएशन में यूएस इंडिया को बोल सकता है कि आप लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, खास करके हमारे जो अंडमान आइलैंड्स है ना, वहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की मांग यूएस इंडिया से कर सकता है। तो इंडिया के सामने ना उस समय काफी डायलेमा वाली सिचुएशन रहेगी कि इंडिया क्या करे। अब देखो, डायलेमा वाली सिचुएशन रहेगी, उससे अच्छा ये है कि इंडिया पहले से अपनी ना पॉलिसी तैयार करके रखे कि अगर ऐसा होता है तो हमारा स्टैंड क्या रहेगा, क्या हम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। देखो, इंडिया को रोकने के लिए ना चाइना क्या करेगा, एक डेटरेंस पैदा करने की कोशिश करेगा। चाइना को कभी भी इंडिया को डराना होता है ना, तो चाइना क्या करता है, बॉर्डर पे डिस्प्यूट कर देता है जानबूझ के। जैसे कुछ लोकेशंस पे चाइना की फोर्सेस आगे आ गई, तो इंडिया को डर लग गया कि यार अगर हमने सपोर्ट प्रोवाइड की यूएस को ताइवान के लिए तो चाइना और आगे आ जाएगा, चाइना इंडिया के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। और इंडिया चाइना के साथ युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि साफ साफ चाइना और इंडिया के बीच में पावर एसिमेट्री है, मतलब चाइना के पास ज़्यादा पावर्स हैं और इंडिया के पास में कम पावर्स हैं। लेकिन देखो, इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कभी भी कि ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाए और इंडिया हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, कुछ भी ना बोले। तो इससे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब हो जाएगी। आज पूरा वर्ल्ड चाइना के अगेंस्ट इंडिया को एक काउंटर के रूप में देखता है कि इंडिया की सहायता से चाइना को काउंटर किया जा सकता है। इवन काफ़ी सारे यूरोपियन देशों को लगता है कि चाइना का मुकाबला करना है तो इंडिया को मजबूत करो। उस समय भी 1962 वार में क्या हुआ था, इंडिया चाइना से हार गया था और डेवलपिंग कंट्रीज जो पहले इंडिया से उम्मीदें लगाए हुए थे, जिनको इंडिया की डेमोक्रेसी पसंद आती थी, उनको इंडिया का मॉडल फिर पसंद आना बंद हो गया क्योंकि इंडिया युद्ध हार गया था। तो उसी प्रकार से अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया पूरी तरह से और इंडिया कुछ नहीं कर सका, तो इसमें इंडिया की भी इंसल्ट है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। बाकी देखो, ये भी पॉइंट्स है, जैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ताइवान हमारा सिक्योरिटी पार्टनर इमर्ज होकर आया है पिछले कुछ सालों में। बढ़िया टेक्निकल इक्विपमेंट्स ताइवान प्रोवाइड कर रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंडियन ओशन में। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वैसे तो देखो इंडिया ने अभी तक तो न्यूट्रल अप्रोच रखी है ताइवान और चाइना के बीच में। ताइवान के साथ में हमारे डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशंस हैं। लेकिन उस समय तो इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स भी हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।